कलाकार है, वो एक वर्सेटाइल एक्टर है बॉलीवुड के। थिएटर से लेकर के बॉलीवुड के कई सारे आयाम उन्होंने छुए हैं, और इतना ही नहीं, माय नेम इज खान जैसी बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर उन्होंने अपना परचम भी लहराया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आरिफ ज़कारिया सर। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में हृदय से बताने आया हूं जो हम सबके आसपास रहती है। इनफैक्ट हम लोग दिन में कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। हम में से कुछ ऐसे हैं जो उसके बिना रह नहीं सकते। मंडराती रहती है आसपास हमारे, दुख देती है, सुख देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस्तेमाल के बाद कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन हम जोड़ते नहीं उसके साथ। थोड़ी सी घृणा होती है, बस ख्यालों से निकल जाती है। याद करने की कोशिश करते भी हैं पर याद नहीं आती। आप समझ गए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? कॉन्डोम्स की नहीं, सॉरी। मैं रिक्शा की बात कर रहा हूं। रिक्शा को देखकर आपके मन में सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? दूर से आती रिक्शा को देखकर आपके मन में पहला एक सेंसेशन क्या आता है? डुक्कर सी शेप का रेंगता हुआ कछुआ आपकी तरफ दौड़ता आता है या डुक डुक करके आता है? रुकता है, कभी नहीं रुकता है। अगर रुका तो डर, न रुका तो और भी डर। ये रिक्शा हमें डरा के रखता है। सोचिए आप, ये मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी वाले सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बैंक के ईएमआई से नहीं, रिक्शा वालों से डरते हैं। वो अगर एक चुंबन दे दे उनको, जिसे हम डेंट कहते हैं, तो आप समझिए कितना खर्चा हो जाएगा। और ये एक सच कहानी बता रहा हूं मैं आपको। हमारे पड़ोस में एक वकील साहिबा रहती हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमा दिया। उन्होंने एक BMW X7 खरीदी। कलर बड़ा चूज किया, टैंजनाइट ग्रे मेटालिक। टैंजनाइट ग्रे मेटालिक। यू हैव द सेम वन? ओके। अब वो कुछ दिन तो उन्होंने घुमाया गलियों में से, कूचों में से। बंबई जहां से मैं आता हूं वहां गली कूचे बड़े मशहूर हैं और वहां के रिक्शा वाले भी बड़े मशहूर हैं। एक दिन वो हो गया जिनका उन्हें डर था। एक रिक्शा ने उन्हें चुंबन दे दी। अब गाड़ी गई गराज में, तो गराज से इंटीमेशन आया कि डेंट तो ठीक हो जाएगा लेकिन कलर पैलेट मैच नहीं होगा, हमें इसे जर्मनी से मंगवाना पड़ेगा। टैंजनाइट ग्रे मेटालिक, कॉस्ट 15 लाख रुपए इंक्लूडिंग ड्यूटी, कस्टम एक्सेट्रा। उस वक्त टैरिफ नहीं थे शायद, अब तो बढ़ गया होगा। अब वो घबरा गई कि am I to pay 15 lakhs to match this patch with the rest of the car's color? फिर उनके शौहर जो गुजराती हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि यार 12 से 15 लाख में तो एक महिंद्रा थार आ जाएगी, तो why waste time and money on repairing this little dent or painting this little out of place patch? तो उन्होंने रहने दिया और एक गाड़ी खरीद ली दूसरी। अब वो घुमाती है वो गाड़ी उस पैच के साथ, और हर रोज सुबह उसे देखकर उसे बड़ी कोफ्त होती है। ये है पावर मैं दिखा रहा हूं आपको रिक्शा का और रिक्शा वाले का। अब ये घृणा शुरू कहां से होती है आप सोचिए। मैंने बहुत सोचा है। ये रिक्शा की डिजाइन से शुरू होती है। आपको नहीं लगता रिक्शा का डिजाइन मतलब किसी 5वीं कक्षा के छात्र का एक इनकम्प्लीट साइंस प्रोजेक्ट है? अंडे का छिलका ले लिया, उस पर 3 बटन ताक दिए। और बचपन में मुझे लगता था कि रिक्शा वर्ड किसी अंग्रेज के नाम पे रखा होगा, क्योंकि मेरी मदर पारसी हैं बंबई से। तो वो हर रोज सुबह उठ के ब्रिटिश सरकार को बहुत धन्यवाद देती थी कि बॉम्बे एंड इंडिया वाज द बेस्ट अंडर ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने कहीं मुझे एक बार कहा कि मे बी द रिक्शा इज नेम्ड आफ्टर अ जेंटलमैन कॉल्ड रिकी शॉ। तो बहुत सालों तक मुझे ये लगा कि ये कोई ब्रिटिश की उपज है। शायद कोई अंग्रेज आया होगा, बंबई घुमा होगा, दारू पी के एंजॉय कर लिया होगा,
लंदन जाके उसने वो पेटेंट रजिस्टर कर लिया अपने नाम पे। अगर आप गूगल करें तो द वर्ड रिक्शा इज अ जापानीज वर्ड। इट कम्स फ्रॉम जिन रिक्शा, जापानीज प्रोनाउंसिएशन, which means human powered vehicle. Yeah, Google it, maybe not now, afterwards. तो कहानी यह है कि एक जापानीज इंसान ने अपनी बीमार पत्नी को घुमाने के लिए एक कॉन्ट्रैप्शन बनाया, एक प्लैंक लिया, उस पे जो फिशिंग ट्रॉलर का मोटर लगाया और अपनी बीमार पत्नी को वो अपने शहर में घुमाते थे। तो रिक्शा की पहली पैदाइश या फर्स्ट इन्वेंशन उसे क्रेडिट दिया गया है। देखिए, हम मर्दों ने कितना बड़ा काम किया औरतों के लिए, अब तो हमारे गुनाह माफ होने चाहिए। जस्ट सेइंग। रिक्शा में बैठने से है ना, मुझे लगता है अपने अरमान, ख्वाब, सपने अधूरे हो जाते हैं। टैक्सी में बैठकर फिर भी आप एक टूटा फूटा सपना देख सकते हैं, रिक्शा में वो सपना अधूरा हो जाता है या शायद मिट भी जाता है, क्योंकि रिक्शा बस है हमारे आसपास हवा की तरह। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार तो जेब में पैसे नहीं होते तब भी आपको लगता है कि यार रिक्शा पकड़ लूंगा, उसको कह दूंगा यार सॉरी पैसे नहीं है, छोड़ देगा। मुझे तो लगता है कि इंडिया का मिनिमम वेज रिक्शा के मिनिमम भाड़े से तय करना चाहिए। निर्मला जी को मैं ये दरख्वास्त करने वाला हूं कि इतना तो हर आदमी की जेब में होना ही चाहिए। हाँ, मिनिमम वेज शुड बी द मिनिमम भाड़ा ऑफ द रिक्शा। लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि 8 पड़ाव के बाद, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो 8 पड़ाव के बाद आपको निर्वाण मिलता है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 8 रिक्शा राइड्स के बाद आपको जरूर एक फीलिंग ऐसी आएगी, बिल्कुल निर्वाण की, अनअटैच्ड, फ्लोटिंग। कुछ लोग रिक्शा के लिए ही बने, जैसे रोते बिलखते बच्चे। मेरे हिसाब से आप रोते बिलखते बच्चों को रिक्शा में बिठा दीजिए और रिक्शा वाले से वो अल्फाज कहिए, वो जो ऑर्गेज्मिक वर्ड, भैया थोड़ा तेज चलाना, और फिर देखिए बच्चा कैसे खामोश हो जाता है। टुकटुकी देखकर आसपास देखेगा वो, उसको लगेगा मेरे माँ बाप ने मुझे पता नहीं किस अम्यूजमेंट राइड में बिठा दिया है। और जो रिक्शा कट मारेगा, डेंट किसी का एक्सेप्ट करेगा या देगा, बस से नोकझोंक करेगा, गाली गलोच देगा, बच्चे का आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ जाता है। वो बिल्कुल खामोशी से देखता रहेगा। और यह है पहला पड़ाव उसके एजुकेशन का, जो आपको स्कूल में शायद नहीं मिल सकता। ऐसी बात नहीं है, रिक्शा रोमांटिक भी है। सोचिए आप, ये शाहरुख खान के हाथ का जेस्चर आपको लगता है कहां से आया है? मुझे अंदर की कहानी पता है। वो जब बंबई में घूमते थे पहली बार, जब पैसे नहीं थे, काम नहीं था उनके पास, तो उन्होंने 1-2 बार हाथ बढ़ाया, रिक्शा रुका नहीं। तो उन्होंने फौरन क्या किया? दोनों हाथ बढ़ा दिए। ये जेस्चर उनको वहीं से मिला है। बंबई की सड़कों पे रिक्शा रोकने के लिए आपको कभी कभी दोनों हाथ और पूरे जिस्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। और देखिए, ऐसी बात नहीं है, आपके फैले हुए हाथ को देखकर रिक्शा जब दूर से आपको देखता है तो पहले शर्माता है, मुस्कुराता है, फिर आपके पास धीरे धीरे आता है। अब रुकना न रुकना उसके बस में नहीं है, वो तो रिक्शा वाले के बस में है, वो आपका सौत है। और अगर रिक्शा न भी रुका, वो घर सी आवाज जो आपके मुंह के सामने से रिक्शा जब गुजरता है, वो नाकाम मोहब्बत की आवाज है। ये है रिक्शा का रोमांस। मुझे पर्सनली लगता है जो रोमांस रिक्शा में शुरू होते हैं वो ज्यादा टिकते हैं। सोचिए आप, मेरा लोकल ट्रेन में था, लेकिन वो अगले साल अगली स्टोरी में बताऊंगा। आप सोचिए, अगर आप पहली डेट, इफ यू गो ऑन अ फर्स्ट डेट ऑन अ रिक्शा, आप सोचिए लड़की दूर से अगर आपको देख रही है तो क्या सोचेगी? 4-5 चीजें उसके मन में उसी वक्त क्लियर हो जाएगी कि भाई इसके पास पैसे नहीं है, इससे नीचे क्या गिर सकता है वो, हाँ, ये किसी भी सिचुएशन में अडैप्ट कर सकेगा। और वहीं उसी वक्त, उसी क्षण वो बात फिक्स होती है जो रिश्ता कायम रखती है।
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैरिज को बांधे रखता है। क्या है वो, कोई बता सकता है? परफेक्ट, जीरो एक्सपेक्टेशन। अगर आप वॉरेन बुफे की स्पीच सुने, उन्होंने भी ये यूज किया था कि द ओनली स्टॉक्स विच हैव मेड मनी फॉर मी आर द सेम वेयर आई हैव हैड जीरो एक्सपेक्टेशन। तो जीरो एक्सपेक्टेशन की बुनियाद बिल्कुल वहीं शुरू होती है। देखिए, आपकी प्यार, हाँ प्यार तो फिर बाद में आ ही जाएगा, प्यार तो आता ही है, कहाँ जाता है वो, तो रिक्शा में आता है और फिर साइकिल पे चला जाता है, बट वो बात और है। तो रोमांस के लिए भी रिक्शा बहुत जरूरी है, और रोमांस रिक्शा में किए हुए टिकते हैं। आप देखिए, बेस अगर वो हो, झगड़ा हो, नोक झोंक हो, मियाँ बीवी को याद रहता है यार रिक्शे में बैठ के हमने इश्क किया था, हाँ यार इट्स ओके। एक कहीं बैलेंसिंग फैक्टर आ जाता है अगर आप रिक्शा में रोमांस करते हैं तो। कई सालों से रिक्शा गुमनामी के सड़क पे चल रहा था, कई आए कई गए, रैपिडो, ओला, उबर, लेकिन धन्य हो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का। दिशा पटनी क्या एक बार रिक्शा में बैठ गई और उसकी तस्वीर छपी, उसके बाद तो रिक्शा एक सेलिब्रिटी बन गया है, खासकर बंबई और दिल्ली में। हाँ, अब पैपराज़ी फॉलो करते हैं रिक्शा वालों को, उनके फोन नंबर लिए हैं कि भाई कौन सी एक्ट्रेस आ रही है, कितने बजे, कहां से कहां जाएगी। पूरी पीआर एजेंसी जो बंबई की चलती है वो आज रिक्शा वालों को हॉट, मतलब डायलिंग, स्पीड डायल पे रखा हुआ है। उसके बाद तो तांता लग गया, जानवी कपूर, सारा अली खान, सारी एक्ट्रेसेस आजकल रिक्शा मंगवाती है और रिक्शा में बैठ के जाती है। रिक्शा बिल्कुल अब एक पेज 3 सेलिब्रिटी बन गया है। और जैसे हमारी जिंदगी में, हर चीज की जिंदगी में एक लीप ऑफ फेथ आता है, एक ऐसा वक्त आता है जहां हम चढ़ान करते हैं। लास्ट ईयर सैफ अली खान के पीठ पे किसी ने खंजर भोंक दिया था, तो 3 बजे नीचे उतरे और क्या मिला उनको? ये रिक्शा की कमिंग आउट स्टोरी थी, सीधे पेज 3 से फ्रंट पेज पे आ गए। मैं पिछले कुछ महीने बरेली में शूटिंग पे गया था। अब ये भी एक नई तरकीब है या एक नया आइडिया है। बंबई और दिल्ली में शायद रिक्शा मीटर सिस्टम पे चलते हैं, लेकिन बरेली में खास करके शायद आम, यहाँ पता नहीं, मैं पहली बार उदयपुर में अब तक रिक्शा में बैठा नहीं हूँ, वहाँ फेथ पे चलता है रिक्शा। मतलब आप रिक्शा वाले को कहिए हाँ जरा जाना है, वो आपसे बात करेगा, घुमाएगा, मीटर सिस्टम कुछ नहीं है। जब आपको उतारेगा आप पूछेंगे कितना देना है, भैया जो मर्जी दे दो। अब जो मर्जी दे दो, कैसे दे दें आपके साथ? बहुत दिनों बाद मुझे यह एहसास हुआ कि वो बिल्कुल एज अ कस्टमर आपको भांपते हैं, आप कितनी जल्दी में हैं, आप कितने क्रूर हैं, कितने शांत हैं, आपके अंदर की जो बिल्कुल मनोभावना है वो समझ के आपको कोट करते हैं। 35 रुपए हो गए जी, 40 रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए। फ्री स्पिरिट एंटरप्राइज इससे अच्छा आपको कहां मिलेगा? सोचिए, सारे कारोबार आजकल बात करते हैं फ्री स्पिरिट एंटरप्राइज। आई थिंक रिक्शाज इन स्मॉल टाउन्स आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्पिरिट एंटरप्राइज। और जहां बात बॉलीवुड की और फ्री स्पिरिट की आई है, मुझे लगता है कई गाने और इंस्पिरेशन इनडायरेक्टली रिक्शा ने दिए हुए हैं हमारे राइटर्स को, है कि नहीं? लगता है मुझे, जैसे किसी शायर ने खूब लिखा था, मुझे अगर ठीक से याद हो, कि बैठकर एक बार रिक्शे में तू न बैठेगा यार फिर रिक्शे में, बैठकर एक बार रिक्शे में फिर न बैठेगा यार तू रिक्शे में, आजकल हो रहा है जोरों से हुस्न का कारोबार रिक्शे में। जहां 2 का बैठना है मुश्किल, जहां 2 का बैठना है मुश्किल, ये साला बिठाता है 4 रिक्शे में। हो रहे हैं कत्लो आम सरे बाजार सुबह शाम रिक्शे में। कुछ गाने मुझे लगता है कि बॉलीवुड में इंस्पायर हुए रिक्शा से। जैसे पहला गाना कौन सा आपको याद आया अगर रिक्शा से आप मैच किए जाए तो? मेरे जहन में आता है, ओढ़न खटोले में जाऊं जाऊं मैं तेरे हाथ न आऊं। दूसरा मेरे दिमाग में आता है, मिल गया, जब बहुत संघर्ष के बाद आपको रिक्शा मिलता है।
मिल गया हमको साथी मिल गया, हमसे कोई जल गया। है कि नहीं? वो फीलिंग आती है कि नहीं? लेकिन मेरा फेवरेट रिक्शा गाना है, जब रिक्शा मिलती है तो मुझे जो एहसास होता है, दिल धक धक करने लगा। मुझे तो लगता है कि ये जैसे टुक टुक कहते हैं थाईलैंड में, रिक्शा को रीनेम करना चाहिए। अगर मेरी राय सरकार माने तो मैं उसे धक धक प्रेफर करूंगा बुलाना। और जैसे मैंने पहले कहा, रोते बिलखते बच्चों को सांत्वना मिलती है रिक्शा में। मुझे लगता है मैंडेटरी हर परिवार ने 10 साल के बच्चों को हफ्ते में 3 बार एक रिक्शा राइड के लिए ले जाना चाहिए। सही बता रहा हूं। जब रिक्शा वाले से इंटरेक्ट करेंगे, रिक्शा की स्पीड, वो गड्ढों से गुजरना, वो कट मारना, वो गाली गलोच, बच्चों का एक ऐसे ही एक इतना इवॉल्वमेंट निकलेगा कि बच्चा खुद सरप्राइज हो जाएगा। ये एजुकेशन आपको स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलेगा। और पहली बार जब बच्चा आपका हाथ बढ़ाता है और रिक्शा उसके सामने से गुजरेगा, कोपिंग विद डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम इतनी चर्चा करते हैं, स्कूल्स में उनके खास ट्यूशंस होते हैं। आई गारंटी आप अपने बच्चों को रिक्शा में छोड़ दीजिए हफ्ते में 2 या 3 बार, इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो जाएगी कि आप भी हैरान हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि सिंगापुर में जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, हाँ, वहां बच्चों को 19 साल के नीचे दे सेंड देम टू एन आइलैंड फॉर 3 years टू ट्रेन। मैं चाहता हूं मैंडेटरी बच्चों को 10 साल के बाद रिक्शा में बैठना कंपलसरी होना चाहिए। आप देखना, आपका बच्चा एक शौर्यवान, बुद्धिमान, he will cope with just about everything। और अंत में एक और कहानी है, कहानी क्या सच है या झूठ मुझे पता नहीं है। एक हमारे मित्र है, दूर के मित्र थे, दूर के मित्र थे। क्यों हंस रहे हो यार दिव्य? अच्छा, करीब बना लेता हूं उनको मैं। प्रॉब्लम ये थी कि उनको इम्पोर्टेंट करार किया गया। अब वो परेशान हो गए, काफी साइकाइट्रिस्ट के यहाँ गए और काफी दवाइयां शुरू की। तब एक वैद्य जी को का एक उनको रेफरेंस मिला कि एक वैद्य है, उनके पास जाइए आप। तो वो बाकायदा चुपचाप वैद्य के पास जाते थे और वैद्य जी कुछ उन्हें जड़ी बूटी और औषध देते थे। और हर 2 या 3 महीने बाद उनको एक ग्लास में अपना वो जीवन रस जमा करना था। उससे वैद्य साहब अंदाजा लगाते थे कि अब कितनी शक्ति आने वाली है, नहीं आने वाली है। तो हुआ यूं कि एक दिन उनका अपॉइंटमेंट बारिश में था, ड्राइवर पहुंचा नहीं, तो उन्होंने हड़बड़ा में नीचे उतरे हड़बड़ा कर और एक रिक्शा पकड़ा और रिक्शा में बैठकर रिक्शा से वही वो ऑर्गेज्मिक वर्ड कहा कि भैया थोड़ा तेज चलाना। तो रिक्शा वाले ने आओ देखा न ताओ, बंबई के सारे सिग्नल गड्ढे पार करके उन्हें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया। जब निकले वो पूरे हिले हुए थे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, कई सालों बाद वो रिक्शा में बैठे थे। तो वैद्य जी से जब मिले, वैद्य जी ने उनको औषध दी, बातें की और फिर आदत अनुसार उन्हें अपना जीवन रस एक ग्लास में कलेक्ट करना था। तो ऐसी धारा फूट पड़ी कि वैद्य जी भी परेशान हो गए। फिर वैद्य जी ने उनको बैठा, पूछा कि भाई हुआ क्या है इतने दिनों में, 1 महीने बाद तुम आ रही हो, ऐसा क्या हुआ है, इतना गैप? तो उन्होंने जब कहा, अपना दिन का वर्णन किया, पता चला कि भाई वो रिक्शा में आया तो वैद्य जी ने उनसे कहा कि तू एक काम कर, हर रोज सुबह 1 घंटा रिक्शे में घुमा कर, तू अपने सारे जो इश्यूज है वो क्योर हो जाएंगे। होम्योपैथी होता है, एलोपैथी होता है, मेरे हिसाब से एक रिक्शापति भी होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।